आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल हाइजीन और सेकंड है कोलन हाइजीन। तो कोलन हाइजीन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ कोलन, कोलन क्या है, और फिर बाद में देखेंगे उसका हाइजीन कैसे रखना है, व्हाट इज़ द हाइजीन ऑफ कोलन। ठीक है। और सेकंड टॉपिक अपना रहेगा वो है पर्सनल हाइजीन। मतलब इसमें देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ पर्सनल क्लीनिनेस, खुद की साफ सफाई कैसे रखना है, और फिर उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा है अभी तक कि जन स्वास्थ्य कैसे रखना है, परिवहन स्वास्थ्य कैसे रखना है, मतलब पूरा सराउंडिंग का देखा है हमने, हमारी सोसाइटी का देखा है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा खुद का स्वास्थ्य। ठीक है। जैसे कि इसके पहले भी कुछ टॉपिक हुए हमारे, हाइजीन ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब खाने की कौन से स्वास्थ्य नियम है, फिर जो भी पानी पीते हैं, द्रव्य जो भी हम लोग लेते हैं, उसके स्वास्थ्य नियम क्या क्या है, वो अभी तक हमने देखा। और आज की इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारी खुद की साफ़ सफाई कैसे रखनी है, हमारी कोलन की साफ़ सफाई कैसे रखनी है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोलन हाइजीन, मतलब बड़ी आंत का स्वास्थ्य। अब बड़ी आंत का स्वास्थ्य जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि बड़ी आंत क्या है। जैसे कोलन बोलते हैं हम लोग, तो कोलन मतलब क्या है, ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो अब ये इंटेस्टाइन को जानने के पहले हमें पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को जानना पड़ेगा। ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारे मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से, और एंड होता है हमारे गुदाद्वार में, मतलब एनस में। ठीक है। मतलब जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, कोई प्रोडक्ट्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जब भी कोई भी सब्सटेंस हम लोग खाते हैं, तो पहले वो मुंह में हम लोग उसको निवाला लेते हैं उसका, वहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मतलब हम च्यूइंग करते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस के साथ साथ कुछ केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। केमिकल प्रोसेस कौन सा होगा, मतलब जो हमारा सलाइवा है, थूक है, वो भी वहाँ पे ऐड हो रहा है, जो डाइजेशन के लिए भी मदद करता है। फिर वो जाएगा हमारे इसोफेगस से, मतलब हमारी अन्न नली से जाएगा हमारे पेट में। अब पेट में होगा, फिर केमिकल प्रोसेस होंगे वहाँ पे, कुछ वहाँ पे एसिड सिक्रेट होंगे, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होंगे। ओके। फिर वहाँ से हो जाएगा डिओडेनम में। डिओडेनम में फिर हमारा बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर वो जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, मतलब जो भी पोषक तत्व है, विटामिन मिनरल्स, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगेंगे, और वो जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब रक्तवाहिनियों में, और रक्तवाहिनियों की मदद से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, मतलब जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, सभी को वो प्रोवाइड होगा। ठीक है। अब इसमें का जो बचा हुआ मटेरियल है वो आगे बढ़ेगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, हमारे कोलन में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत का काम क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसका एब्जॉर्ब करना। ठीक है। और एक पेस्ट्री फॉर्म में, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में उसको आगे बढ़ाना, मतलब मल में उसको कन्वर्ट करना। अब यहाँ से निकल के फिर वो गुदा द्वारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जब हम लोग अभी कोलन का हाइजीन देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कोलन का हाइजीन क्यों रखा जाता है, अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग संक्रमित चीज़ें खाते हैं या संक्रमित पानी पीते हैं, तो क्या होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी बीमारियां चालू होगी। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है, उन सभी की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोलन हाइजीन, तो हम लोग सिर्फ कोलन के बारे में बात करेंगे। ओके। अब स्टार्ट कहाँ से होता है ये, जैसे कि हमने कुछ संक्रमित चीज़ें खा ली। ओके। फिर वो जाकर हमारे कोलन में बैठ जाएगा, मतलब ये पूरा सिस्टम में पूरा घूमकर स्टमक से फिर हमारे डिओडेनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आखिरी में आता है कोलन में। तो जो भी हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, अगर वो संक्रमित है, कोई उसमें बैक्टीरिया है, वायरस अगर है, तो वो वहाँ पे जाकर डैमेजेस शुरू करेगा और अलग अलग बीमारियाँ बाहर निकालेगा, जैसे कि डायरिया,
फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, मतलब ये सब क्या है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन्स तैयार हो गए हैं, कुछ बैक्टीरिया ने वहाँ पे हार्म किया है, डैमेज किया है। तो इसका कारण हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारी जो बड़ी आंत है, मतलब जो हमारा कोलन है, वहाँ पे डैमेज शुरू होते हैं। ठीक है, अभी डैमेज क्यों शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया एंटर किए हैं, या फिर वायरस एंटर किया है, या फिर कुछ पैरासाइट्स एंटर किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डैमेज शुरू हुआ। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली कौन से बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है शिगेला। ये हमने डायरिया में भी देखा था। जो डायरिया का सबसे मेन जो कारण होता है, जो बैक्टीरिया होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं शिगेला, SHIGELLA, शिगेला। ठीक है, तो ये मेन कारण होता है। फिर अगर हम लोग वायरस देखते हैं, तो वायरस भी कई प्रकार के हैं, लेकिन जो कॉमनली होता है वो होता है रिटो वायरस, RITOVIRUS, रिटो वायरस। तो ये एक मेन इसका टाइप है। उसी तरह अगर हम लोग पैरासाइट देखते हैं, पैरासाइट मतलब क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ये यूनिसेलुलर कुछ प्रोटोजोआस होते हैं, जिसकी वजह से भी बीमारी होती है। तो उसका एक टाइप है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये भी हमने देखा था इसके पहले। तो ये सारी चीज़ें की वजह से क्या होता है, हमारे जो कोलन है वो डैमेजेस होते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई संक्रमित चीज़ें खा रहे हैं, और उसके साथ अगर ये पैरासाइट जा रहा है, या फिर कोई वायरस जा रहा है, या फिर कोई बैक्टीरिया अगर जा रहा है, तो वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अब देखिए, सिर्फ संक्रमित खाने से नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ कई सारे कारण हैं। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, अगर हमारा लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है तो भी होगा। मतलब बे टाइम खाना, या फिर कोई भी चीज़ खाना, जैसे कि प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, या फिर ऑयली फूड है, बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ है, तो वो चीज़ अगर हम लोग खा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें से भी होगा। फिर हम लोग अगर टाइम पे अगर सो नहीं रहे, टाइम पे अगर उठ नहीं रहे, तो उससे होगा। हमारा अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है, तो उसकी वजह से भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे लाइफस्टाइल में, जो हमारा डेली लाइफस्टाइल होता है, दिनचर्या होता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ और भी कारण होते हैं। जैसे कि हम अगर जब भी हम लोग संक्रमित एरिया में अगर ट्रैवल करते हैं, तो उस दौरान भी हमें ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि संक्रमित अगर एरिया है, एनवायरनमेंट अगर संक्रमित है, तो वहाँ का पानी भी संक्रमित रहेगा, वहाँ का खाना भी संक्रमित रहेगा। या फिर अगर हम लोग कहीं बाहर गाँव जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ का अगर शौचालय हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो गंदा है, तो उस दौरान भी हमें ये चीज़ें होती है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार शौचालय अगर हम लोग गंदा यूज़ करते हैं, तो हमारे एनस थ्रू, मतलब हमारे गुदा द्वारा भी कई सारे बैक्टीरिया, वायरस एंटर करते हैं। और ये सबसे कॉमनली लेडीज़ में होता है। ठीक है, जेंट्स में भी होता है, लेकिन कंपेरेटिव अगर देखा जाए तो लेडीज़ में ज़्यादा होता है। तो मतलब हमारे पूरे लाइफ स्टाइल पर भी हमें ध्यान रखना है। जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, और हम लोग का डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पे अफेक्ट करती है। अब फिर इससे क्या होगा, ये जो भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, वायरस एंटर कर रहा है, उसकी वजह से हमारा जो कोलन है, जो बड़ी आंत है, वो डैमेज होगा, उसके सेल्स डैमेज होंगे, उसके जो अंदरूनी परत है वो डैमेज होगी, और फिर हमारे कोलन का फंक्शनिंग बिगड़ जाएगा। अब फंक्शन बिगड़ जाएगा मतलब क्या है, जो वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए वो नहीं करेगा। फिर जो पेस्ट फॉर्म में आगे बढ़ाना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे मल को, वो नहीं बढ़ाएगा। मतलब इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसे हम लोग आकुंचन प्रसार बोलते हैं स्नायु का, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस, PERISTALSIS, पेरिस्टेल्सिस। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब आकुंचन और प्रसार, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, तो ये चीज़ नहीं होगी, इसका फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो फिर इसकी वजह से आगे की और सारी बीमारी आ सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कब्ज में, कि जो भी मल हमारे बॉडी में तैयार हो रहा है वो एक ही जगह जमने लगता है,
उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, और फिर उसका जब एक्यूमुलेशन होगा तो वहाँ पे फिर ब्लॉकेजेस तैयार होंगे। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं या जो भी संक्रमित पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया तो तैयार हो रही है, वायरस तो तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है उनकी मात्रा बढ़ने लगेंगी। उसके साथ साथ फॉरेन मैटर बढ़ेगा, जिसे हम लोग विजातीय पदार्थ बोलते हैं, बाह्य पदार्थ बोलते हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। और एक बार ये अगर फॉरेन मैटर बढ़ने लगेगा तो हमारे पूरे सिस्टम्स खराब हो जाएंगे, पूरे बॉडी में डैमेजेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है इसके पहले कि सबसे मेन कारण क्या है बीमारियों का, वो है फॉरेन मैटर, विजातीय पदार्थ। ठीक है। तो इसीलिए हमारे कोलन की हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा अभी हाइजीन ऑफ कोलन, कि कोलन का हाइजीन कैसा रखा जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्योर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा तो बाकी सभी चीज़ें जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी इनटेक ले रहे हैं, वो सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ फिर जो हम लोग फूड ले रहे हैं वो हाइजीनिक रहना चाहिए। फिर फूड हाइजीनिक साथ होने के साथ साथ वो नेचुरल फॉर्म में भी होने चाहिए। जैसे कि रॉ फूड है उसका इंटेक ज़्यादा करिए, जैसे कि सलाद है, फिर फ्रूट्स है, तो ये चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करना है। जो प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करिए, जो जंक फूड है उसको अवॉइड करिए। मतलब जो भी ज़्यादा तली भुनी चीज़ें है उसको अवॉइड करना है, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें उसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ पानी ज़्यादा पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन उसको ध्यान रखकर, मतलब वो हाइजीनिक होना चाहिए, कोई चीज़ से संक्रमित ना हो, ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि अगर पानी भी अगर कम रहेगा तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से फिर से बहुत सी बीमारियां आती है। ओके। और उसके साथ साथ अगर पानी संक्रमित रहेगा तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा हमारा। तो जो भी हम लोग चीज़ें इंटेक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, सभी चीज़ें संक्रमित नहीं हो इसका ध्यान रखना है। मतलब सभी चीज़ें स्वच्छ होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, तो इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ बहुत से लोग तम्बाकू खाते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। पूड़ी खाते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। ठीक है। फिर बैड हैबिट्स हमारे दूर रखें, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा रखना है। मतलब कोई भी टाइम खाना, कोई भी टाइम सोना, या फिर चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना, ये सभी चीज़ें क्या है, ये चीज़ खराब है, ये बैड हैबिट्स है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। फिर इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादातर ध्यान देना है, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन से रोकना है। मतलब ऐसी कोई चीज़ मत खाओ जिससे कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो। क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो वहीं से सभी बीमारियों का उगम होता है, वहीं से सब चीज़ों का ओरिजिन है। ठीक है। तो हमें सबसे मेन ध्यान रखना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बढ़िया हो। अगर कोई कारण की वजह से, कोई बीमारी की वजह से अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक हो गया है, अगर उसका फंक्शन अगर लो हो गया है, तो फिर उस पर ज़्यादा केयरफुली रहना है। मतलब ऐसे वक्त ज़्यादा हैवी फूड मत खाइए, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाइए, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, या फिर बहुत ज़्यादा फैट है, या फिर जैसे कि मीट है, मतलब मटन, चिकन, या फिर नॉन वेज जो चीज़ें हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी पे और ज़्यादा प्रेशर डालेगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो वीक है, और उसमें अगर हम लोग हैवी फूड अगर खाते हैं तो उसको वो और ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है। और ऐसे इसमें फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बाकी चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो मतलब हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ फिर हमें अच्छे से योगा करना है, मतलब हमारी बॉडी फिट रह सके ऐसे योगा करना है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो उसके रिलेटेड योगा करना है। तो योगा में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, जैसे कि मंडूकासन है, फिर कपालभाति है प्राणायाम में। तो ऐसे कई सारे योगा है। मतलब हमें ये एम रखना है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहे। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो हमारा कोलन की जो स्वस्थ है, मतलब हमारी जो बड़ी आंत है वो भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है।
अब इसके साथ साथ कई सारी हम लोग योगा थेरेपीज कर सकते हैं, कई सारी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरोपैथी में एक षटकर्मा होता है, मतलब 6 क्रियाएं होती है जिसकी वजह से हम लोग हमारा बॉडी क्लींस करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिस करना है हर हफ्ते, अगर महीने में 2 बार हो सकते तो महीने में करना है। फिर उसके साथ साथ शंख प्रक्षालन एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। शंख प्रक्षालन से हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम, मतलब जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, वो पूरा क्लींस होता है। तो उसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हम लोग एनिमा ले सकते हैं। एनिमा भी हमारा हुआ है, तो एनिमा को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एनिमा में भी कई सारी टाइप्स है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा हो गया है तो हम लोग बटर मिल्क का एनिमा ले सकते हैं, मतलब जो छाछ होता है उसका एनिमा लीजिए। अगर अंदर इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है तो हम लोग नीम के पानी का एनिमा ले सकते हैं। अगर उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी है, डाइजेशन भी ख़राब है, या फिर जो भी हम लोग खा रहे हैं वो अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग त्रिफला का ले सकते हैं एनिमा, मतलब 3 जो पाउडर होते हैं, तो त्रिफला का भी हम लोग एनिमा ले सकते हैं। तो जैसे हमारी बीमारी है, जैसे हम लोग को तकलीफ है, उसी हिसाब से हम लोग एनिमा भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमें अच्छा डाइट लेना चाहिए। अच्छा डाइट मतलब क्या है, जिसमें अच्छा फाइबर हो, क्योंकि अगर हमारा फाइबर अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जो जीआई ट्रैक है वो हमेशा क्लींस रहेगा। फाइबर क्या करता है, फाइबर मतलब एक स्क्रब का काम करता है, मतलब जो हमारी अंदर की जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो उसमें जो भी चिकट पदार्थ है, जैसे कि अगर हम लोग मैदा खा रहे हैं तो मैदा से क्या होता है, मैदा हमारे बड़ी आंत में, छोटी आंत की जो अंदर ही लेयर है वहाँ पे वो चिपक कर बैठ जाता है। ठीक है, और वो चिपक कर बैठ जाएगा तो वहाँ पे सड़न तैयार करेगा। तो ऐसे टाइम क्या होता है, फिर फॉरेन मैटर बनेंगे, टॉक्सिन्स बनेंगे, मतलब फिर वो एक से मतलब उसकी चेन तैयार हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हाई फाइबर डाइट लेना है। फाइबर से क्या होगा, वो एक रफेज एरिया की वजह से, उसी रफनेस की वजह से जो भी हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उसको वो क्लींस करेगा, मतलब वहाँ पे वो स्क्रब का काम करेगा। तो ऐसा डाइट लो जिसमें ज़्यादा फाइबर है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, मतलब वाटर इनटेक अच्छा करना है, ताकि हमारा बॉडी ड्राई ना हो, वहाँ पे ड्राइनेस ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो आंत है, बड़ी आंत है, कोलन, तो उसमें भी ड्राइनेस आता है। ड्राइनेस किस वजह से आता है, जब हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, या फिर बहुत ऑयली खा रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो ड्राई हो। मतलब कई बार हम लोग ड्राई फ्रूट भी वैसे खाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो उससे भी ड्राइनेस आता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हम लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उसको भिगा कर खाइए, उसको पानी में सोक करिए। क्योंकि अगर हम लोग वैसे ड्राई फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो ड्राइनेस बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें। तो मतलब आप लोग ऐसा फूड लीजिए जो हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन हो सके, उसमें ड्राइनेस ना बढ़े, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है, या फिर जो फ्रूट्स खा रहे हैं ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे अगर आप धूपकाले में अगर देखोगे तो वाटरमेलन आते हैं, ग्रेप्स आते हैं, तो इसमें क्या है, वाटर का लेवल ज़्यादा है। तो जो भी आप लोग सीज़न में चीज़ें खा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें खाना है जिसमें वाटर का लेवल अच्छा हो, जो तरल पदार्थ है वो उसमें ज़्यादा हो। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, वो क्लींस भी रहेगा, और उसके साथ साथ हमारा बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो गया है, कोलन हाइजीन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल क्लीननेस, पर्सनल हाइजीन, मतलब व्यक्तिगत साफ सफाई। अब जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि हमारा आउटर क्लींजिंग कैसे रहेगा, मतलब हमने कई सारे पैक देखे नेचुरोपैथी में, हिप बात है, स्पाइन बात है, ये सब क्या कर रहा है, हमारी बीमारियों को दूर रख रहा है। फिर उसके साथ साथ हमने देखा आउटर क्लींजिंग, फिर इंटरनल क्लींजिंग देखा, जैसे कि शंख प्रक्षालन है, षटकर्मा है, एनिमा है, ये सब क्या कर रहा है, इंटरनल क्लींजिंग कर रहा है। ये मतलब बीमारियों को ठीक कर रहा है। लेकिन हमें अगर पहले से ही अगर हमारे बॉडी को हम लोग क्लीन रखते हैं
सब स्वच्छ रखते हैं तो ये बीमारियां आएंगी नहीं। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी हमने ट्रीटमेंट देखी, जितने भी बॉडी क्लींजिंग देखा, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से ही हमारे बॉडी को क्लींस रखना पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा, ताकि हमारे बॉडी पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस का अटैक ना हो। ठीक है, तो जो पर्सनल क्लींजिंग है, इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि पर्सनल क्लींजिंग क्या है और फिर उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो पर्सनल क्लींजिंग क्या है, मतलब हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई। अब व्यक्तिगत साफ सफाई कब होंगी, सिर्फ हमारे शरीर का मतलब बॉडी जो पार्ट्स है उसको क्लींस करके नहीं होगा, तो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी क्लींस करना पड़ेगा। माइंड के साथ साथ हमारे सोल को, मतलब हमारे आत्मा, हमारा शरीर, उस फिर हमारा मन, इन तीनों को एक साथ साफ करना पड़ेगा, तभी हमारा होल बॉडी क्लींस होगा और उसके साथ साथ होल बॉडी फिटनेस भी रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों का क्लींजिंग जब एक साथ होता है और पूरी तरह से होता है, तभी हमारी बॉडी क्लींस हो पाती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग पर्सनल हाइजीन की बात करेंगे, हमारी खुद की हाइजीन बात करेंगे, तो ये तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। इंटरनल क्लींजिंग, आउटर क्लींजिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति को भी स्टेबल करना है, उसकी भी स्वच्छता रखना है। उसके साथ साथ हमारी जो आत्मा है उसको भी स्वच्छ रखना है। ठीक है, तो वो कैसे स्वच्छ रखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बॉडी हाइजीन, मतलब हमारे पर्सनल हाइजीन में फर्स्ट पार्ट आएगा बॉडी क्लींजिंग, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो उसमें सबसे पहले आता है कि हम लोग को जो भी हमारी बॉडी है उसको बीमारियों से रोकना है। अब बीमारियों से कैसे रोकेंगे हम लोग, जैसे कि अब देखिए ये जो पार्ट्स है हेल्थ हाइजीन के, तो मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो सेम है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे डेली एक्टिविटी से, मतलब हमारा डेली रूटीन कैसा है, क्योंकि डेली रूटीन अगर अच्छा रहेगा तो हमारी पर्सनल हाइजीन अच्छी रहेगी। तो डेली रूटीन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जल्दी उठना है, योगा करना है, अच्छी डाइट लेना है। ठीक है, फिर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखना है, मतलब वही चीज़ें, सब चीज़ें आएगी, क्योंकि यही चीज़ें हमारे बॉडी पे अफेक्ट करती है, और जब हमारा बॉडी अफेक्ट होता है तो कई सारी बीमारियां होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग पर्सनल क्लीनिंगनेस रखते हैं, व्यक्तिगत साफ सफाई रखते हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी की स्वच्छता कैसे रहेंगी। जैसे कि बॉडी क्लींजिंग होता है, बॉडी ग्रूमिंग होता है। अब क्लींजिंग कैसे रखेंगे, मतलब हमारे बॉडी को अंदर से स्वच्छ रखना। जैसे कि एनिमा ले लिया, शंकर प्रक्षालन कर लिया, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी अंदर से क्लींजिंग हो गई। इसके साथ साथ फास्टिंग अगर रख लिया, मतलब उपवास जब रखते हैं हम लोग, तो क्या होगा, इंटरनल क्लींजिंग होगा। अब आउटर क्लींजिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या है, मतलब जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है एक्सटर्नल, उसको क्लीन रखना। जैसे कि हेयर कट, बालों को काटना। अगर हम लोग बाल अगर समय समय पर अगर नहीं काट रहे तो क्या होगा, वहाँ पे गंदगी तैयार होंगी। जैसे कि डैंड्रफ होते हैं बहुत से लोगों को, फिर फंगस होते हैं, कई लोगों को जू हो जाती है। तो ऐसे मतलब अगर हमारे बाल अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या फिर अगर उसकी स्वच्छता अगर नहीं रख रहे, तो क्या होगा, वहाँ पे गंदगी तैयार होंगी। अब कई लोग बाल बढ़ाते हैं लेकिन उसकी केयर भी बहुत करते हैं, तब वहाँ पे क्लींजिंग करते हैं, तो वहाँ पे गंदगी तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग समय समय से अगर बाल नहीं धो रहे, उसको ऑयल नहीं अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे डैमेजेस शुरू होंगे। मतलब जो हमारा स्किन का सरफेस है वो डैमेज होने लगेगा, वो डेड होने लगेगा, और जब डेड स्किन तैयार होती है तो उसी को हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं। ठीक है, और जब डैंड्रफ बढ़ने लगता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ते हैं। इन्फेक्शन मतलब जैसे फंगस तैयार होना, तो फंगस जब तैयार होगा तो कई सारी बीमारियाँ तैयार होंगी, मतलब हेयर लॉस होने लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे। फिर एलोप्सिया होता है, ALOPCIA, एलोप्सिया। एलोप्सिया मतलब क्या है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में या फिर मराठी में उंदरी लगना भी बोलते हैं।
मतलब देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे हेड है उसमें छोटे छोटे पैचेस तैयार होते हैं, मतलब पर्टिकुलर पैचेस उतनी एरिया के जो बाल है वो निकल जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक फंगस का टाइप है। तो अगर हम लोग हमारे बाल को अगर क्लींस नहीं रखेंगे तो वहाँ पे डैमेजेस शुरू हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ हमारे नेल्स को कट करना टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हाथ से खा रहे हैं हम लोग, तो जो खाने के साथ साथ जो हमारे नाखून में जो गंदगी भरी है वो उसके साथ साथ अंदर जाएंगी। अब जो नाखून में गंदगी भरी है, हो सकता है उसमें वायरस हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो सकता है ना, मतलब कोई भी गंदगी हमारे बॉडी में जा सकती है। तो हमें टाइम टू टाइम हमारे नेल्स को कट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी क्लींस करना पड़ेगा, मतलब हर रोज़ नहाना है। गर्मी के दिन है अगर तो 2 टाइम नहाना है, क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है, ज़्यादा स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत आना। अब पसीना जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पसीने के साथ साथ अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे अगर अटैक करता है हमारे पसीने पे, हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, अगर उस पर बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो क्या करेंगे उसको, वो प्रोटीन को वहाँ पे डिवाइड करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से एंटा एसिड तैयार होते हैं। ठीक है, और वो एंटा एसिड की वजह से ही स्मेल आता है। मतलब देखिए, पसीना तो सभी को आ रहा है, लेकिन सभी को स्मेल आता है क्या? नहीं आता है। कुछ ही लोगों को पसीने का स्मेल आता है, क्योंकि उनके पसीने के जो ड्रॉपलेट्स है, जो पानी की जो कुछ बूंदे हैं जो बॉडी पे प्रेजेंट है, वहाँ पे बैक्टीरिया ने अटैक किया है, और बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, और वहाँ पे एंटा एसिड तैयार हुए हैं, मतलब कुछ एसिड तैयार हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मेल आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बॉडी को क्लीन्स रखना है। फिर हमारे जो अंडर आर्म्स है उसको क्लीन रखना है। ठीक है, अंडर आर्म्स भी हम लोग को टाइम टू टाइम क्लींस करते रहना है, क्योंकि अगर हमारे जो हेयर है, बॉडी पे जो जितने भी हेयर है, जो भी बाल है, अगर वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वो पसीने को ज़्यादा कैप्चर कर रखेगा, उसको पकड़ के रखेगा, या फिर जो भी हमारे बॉडी पे बैक्टीरिया बैठ रहे हैं, वायरस बैठ रहे हैं, उसको वो पकड़ के रखेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी की क्लींजिंग, उसकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ जब भी हम लोग डिसीज़ का प्रिवेंशन करते हैं, तो प्रिवेंशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से रिलेटेड चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। मतलब जब भी हम लोग बाहर से आ रहे हैं तो अच्छे से हैंड वॉश करना है। फिर जब भी हम लोग टॉयलेट से आ रहे हैं तो अच्छे से हैंड वॉश करना है। फिर बच्चे जैसे बाहर से खेल कर आते हैं प्लेग्राउंड से, तो उनको अच्छे से हैंड वॉश करना है, हो सके तो उन्हें बाथ लेना है। तो ये क्या है, ये जनरल चीज़ें हैं, इस पे ही हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम लोग बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ अब ये हो गया हमारा आउटर क्लींजिंग, लेकिन इसके साथ साथ हमारे हमारे घर पे भी ध्यान रखना है। मतलब जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। अब एनवायरनमेंट में हमने बाहर देखा था, जो बाहर का सराउंडिंग है वहाँ पे क्लीननेस रखिए, कचरा मत फेंकिए, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अगर क्लीन रहेगा तो हमारा जो गैसेस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रहेगा। लेकिन अगर ड्रेनेज अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे मच्छर तैयार होंगी, मक्खियाँ तैयार होंगी, जर्म्स तैयार होंगे, और वो हमें फिर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रखना है, और एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए झाड़ पौधे रखने हैं, झाड़ ज़्यादा लगाने हैं, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट का वो क्लियर रह सके। अब ये हो गया एनवायरनमेंट का बाहर का, लेकिन इंडोर मतलब घर के अंदर का भी ध्यान रखना है। जैसे कि किचन, किचन में हमने देखा था कि जब भी हम लोग खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने के पहले हमें जो बर्तन यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जब बर्तन रखते हैं वहाँ पे बहुत से मच्छर बैठ रहे हैं उसके ऊपर, बहुत बार कॉकरोच बैठ रहे हैं, या फिर कई सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ तैयार हो सकती है। फिर खाना पकाने के बाद उसको अच्छे से तरह से ढक कर रखना है, मतलब उसको क्लोज रखना है, क्योंकि अगर अगर ओपन रखेंगे तो क्या होगा, उसमें मच्छर बैठेंगे, मक्खियाँ बैठेंगी, और ये मच्छर मक्खियों की वजह से हमें कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। ठीक है, अब ये होगा किचन क्लींजिंग। अब उसके साथ साथ हमारा वॉशरूम भी क्लीन रखना है, हमारे टॉयलेट्स क्लीन रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी गंदगी तैयार होती है। अगर आप टॉयलेट्स अगर टाइम टू टाइम अगर क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी कॉकरोच तैयार होते हैं।
ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारा बेडरूम को हम लोग क्लीन रखना है। बेडरूम में क्या क्लीन रखेंगे हम लोग, मतलब हमारे जो बेड पे की बेडशीट्स है उसको टाइम टू टाइम क्लींस करना है। हमारे रूम के जो कर्टन्स है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना है। फिर उसके साथ साथ समय समय पे हमारी जो गद्दी होती है, जो मैट्रेस होती है बेड पे की, उसको धूप लगाना है। ठीक है। हम लोग अब घर घर के हमारे ये रूल्स होते ही है, क्लीन हम लोग करते हैं। जैसे ही धूप काल आ गया, समर सीजन आते हैं, तो हम लोग बेडशीट धोते हैं, हमारे जो गद्दी होते हैं उसको सुखाते हैं, उसको धूप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसमें भी साल भर में कई सारे जर्म्स तैयार होते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे स्वच्छता नहीं रहती है या फिर जहाँ पे सनलाइट नहीं आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स तैयार होते हैं, फंगस तैयार होती है। फिर उसके साथ साथ बेड बग्स तैयार होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में खटमल बोलते हैं। खटमल तो इतना ख़राब है कि अगर एक बार आपके अगर फर्नीचर में लग गया, आपके बेड में अगर लग गया, तो वो निकलता ही नहीं है। उसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ता है, उसको एक तो जला देना पड़ता है या फिर पर्टिकुलर चीज़ को बाहर फेंकना पड़ता है। इतना ख़राब होता है बेड बग्स। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे घर में स्वच्छता नहीं है, क्लीननेस नहीं है। तो इसलिए हमारे बेड का, हमारा जो बेडरूम है उसकी स्वच्छता भी रखनी है, क्योंकि ओवरऑल ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी पे अफेक्ट कर रही है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई हमारे पर्सनल हाइजीन में। अब पर्सनल हाइजीन के साथ साथ हमें हमारे माइंड को भी स्वच्छ रखना है। मतलब हमारा जो मेंटल स्थिति है उसको भी स्टेबिलिटी लानी है। अब स्टेबिलिटी कैसे लाएंगी माइंड की, तो जो भी ख़राब चीज़ें हैं उसको मत देखिए, जो ख़राब चीज़ें हैं उसको मत सुनिए। ठीक है। ख़राब चीज़ें मत पढ़िए। अगर आप अच्छी अच्छी बुक्स अगर रीडिंग करते हैं तो आपका माइंड सेट भी अच्छा रहेगा, माइंड की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। मतलब अब अच्छी बुक मतलब क्या है, जिसमें अच्छा हमें नॉलेज मिल रहा है या फिर हमारे फील्ड से रिलेटेड है, जो भी हमें न्यू अपडेट्स दे रहा है, ऐसे बुक पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ना है तो कुछ धार्मिक चीज़ें पढ़िए, जो स्पिरिचुअल वे होता है। कुछ ग्रंथ होते हैं, कुछ किताबें होती है जो हमारे आध्यात्म से हमको जोड़ती है, तो ऐसे बुक्स पढ़िए। तो ये सब चीज़ें से क्या होगा, हमारे माइंड का जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। फिर हमारा सोल, मतलब हमारी आत्मा को भी अच्छा रखना है। आत्मा कब अच्छी रहेंगी, जब हमारा माइंड अच्छा है। ठीक है। जब हमारा माइंड अच्छा है, जब हम लोग आध्यात्म से जुड़ते हैं, तभी हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। सभी चीज़ों से हमें जीवन शक्ति प्राप्त होती है आध्यात्म की वजह से, और तभी हमारा मेंटल स्थिति, हमारी आत्मा अच्छी रहेगी। ठीक है। अब हमें इसके साथ साथ हमारे मानसिक तनाव को भी दूर रखना है। जैसे कि स्ट्रेस, जो डिप्रेशन होता है, उसको भी दूर रखना है। क्योंकि हमें डिप्रेशन अगर रहेगा, स्ट्रेस अगर रहेगा, तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी पे अलग इफेक्ट डालेगा। मतलब हमारे बॉडी फंक्शनिंग पे वो अफेक्ट डालेगा। हमारे जो हार्मोनल जो चेंजेस है वो उसकी वजह से होंगे। मतलब हार्मोनल हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो अब स्ट्रेस को दूर रखने से रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। योगा बहुत सारी थेरेपीज होती है, जिसे हम लोग रिलैक्सेशन थेरेपीज बोलते हैं, DRT, IRT, ऐसे थेरेपीज। फिर सबसे इसमें बेस्ट होता है योगा, मतलब स्ट्रेस के लिए, वो है योग निद्रा। तो योग निद्रा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब हमें सभी चीज़ों पे एक साथ ध्यान देना है, हमारा बॉडी, माइंड और सोल। जब ये सभी तीनों चीज़ों का एक साथ क्लीन रहेगा, इसकी स्वच्छता रहेंगी, इसकी फिटनेस रहेंगी, तभी हम लोग खुद को फिट रख पाएंगे। ठीक है। अब ये हो गया पर्सनल क्लीनलीनेस। अब हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या होगा, मतलब इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो फ़ायदे क्या है, ऑब्वियसली अगर हमारा बॉडी अच्छा है, हमारा माइंड अगर अच्छा है, हमारा अगर सोल अच्छा है, तो हमारा जो बॉडी फंक्शनिंग है वो अच्छा होगा। मतलब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, जो भी बीमारी होने वाली है उसको हम लोग अच्छे से अपोज कर पाएंगे। उसके अपोजिट में हमारी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर पाएंगी, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो अच्छे से काम कर पाएंगी। ठीक है। तो जो भी डिसीजेज है, जो भी बैक्टीरिया है, उससे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हमारी एनवायरनमेंट अच्छा है, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे टॉयलेट्स है, अगर ये अच्छे हैं, तो जो मॉस्किटो है, मच्छर है, मक्खियाँ है, या फिर जो भी जीव जंतु है जो खराब कर रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट, वो सभी दूर रहेंगे।
फिर उसके साथ साथ जैसे कि हम लोग अगर आध्यात्म की तरफ जाते हैं, मतलब अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो हमारी मेंटल स्थिति अच्छी रहेंगी, हम लोग डिप्रेशन से दूर रहेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा। अब देखिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन से जब हम लोग दूर रहते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो हम लोग खुद के लिए भी अच्छे हैं, मतलब हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से हो रहा है, हमारा हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ जो हम लोग बाहर क्राइम करते हैं तो उससे भी हम लोग बच जाएंगे। क्योंकि हम लोगों में एक मेंटल स्थिति आने के बाद हमारा डिसीजन पावर बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप लोग गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन में आप हो, तो आपका जो डिसीजन पावर है वो लो हो जाता है, और आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग हमारे बॉडी पे ध्यान देंगे, मतलब हमारा मेंटल स्थिति जब भी हम लोग स्टेबल रखेंगे, तो हम लोग क्राइम से भी बचेंगे। अब क्राइम मतलब किसी का मर्डर करना ही यही क्राइम नहीं है। किसी को ऐसा चीज़ बोल देना जिसको दुख हो, किसी को हर्ट हो, या फिर किसी का नुकसान करना, चोरी करना, ये सब भी क्राइम है। ठीक है, तो जब भी हमारा बॉडी स्टेबल रहेगा तो उसमें हमारा माइंड स्टेबल रहेगा। जब भी हमारा माइंड स्टेबल रहेगा तो हमारी उसमें जो आत्मा है वो भी स्टेबल रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होगा, जो भी आगे होने वाले जो डिसऑर्डर्स है वो हमें नहीं होंगे। जैसे कि अगर डिप्रेशन और स्ट्रेस से क्या होता है, हमें एंजाइटी आती है, मतलब चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, मतलब एंजाइटी जैसी बीमारियां हमें होती है, जिसे हम लोग हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर बोलते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो ऐसे टाइम हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्टिसोल, ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी में रिलीज होती है, और फिर वो आगे जाकर हमारे बाकी ग्रंथियों को, बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको वो अफेक्ट करती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, थायराइड ग्लैंड है, ये बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर देंगी। लेकिन जब उसकी अपोज में जब हम लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें खुश रहना है। खुश कब रहेंगे, जब हमारा बॉडी अच्छा रहेगा। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत बीमारी है, तो हम लोग खुश रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे। तो अगर हमारा बॉडी अगर क्लींस है, बॉडी अगर फिट है, तो हम लोग खुश रह पाएंगे। उसके साथ साथ अगर हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट अगर वो क्लीन नहीं है, मतलब डर्टी है, तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा घर है, घर में अगर बहुत गंदगी पड़ी है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग इरिटेट होते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग हमारा घर अगर स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, कुछ फ्लावर्स उसमें रखते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो भी अच्छा रहता है, मतलब हम लोग हैप्पी फील करते हैं, और ऐसे टाइम फिर हमारा बॉडी फिटनेस भी अच्छा रहेगा। मतलब जब भी हम लोग पर्सनल क्लींजिंग रख रहे हैं, हमारे बॉडी का हाइजीन रख रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, मतलब हेल्दी लॉन्ग लाइफ हम लोग जी सकते हैं। लाइफ तो वैसे हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हमें कई सारी बीमारियां हैं, बहुत सी चीज़ों की तकलीफ है। लेकिन अगर हम लोग खुद को स्वच्छ रखते हैं, व्यक्तिगत साफ सफाई हम लोग जब रखते हैं, तो क्या होगा, बहुत सी बीमारियों से हम लोग दूर रह सकते हैं। हम लोग खुद दूर रह सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारे परिवार को दूर रख सकते हैं बीमारियों से, और उसके साथ साथ हमारे पूरे समाज को भी हम लोग बीमारियों से दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पॉइंट था, पर्सनल क्लींजिनेस। तो यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट खत्म हो गए, कोलन हाइजीन और पर्सनल हाइजीन।